चर्चा कर रहे हैं द कश्मीर फाइल्स केवल फिल्म की नहीं बल्कि इन फाइलों में वो तमाम कश्मीरी पंडित, वो हिंदू जिन्होंने इस दर्द को सहा है, जिया है और इतने साल गुजर गए, आज तक उन्हें सुना नहीं गया। आज वो तमाम चेहरे चूंकि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इसलिए आज हम सीधा उन्हीं से चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे उनकी कहानी, क्योंकि ये कहना बहुत आसान होता है कि हम आपके साथ अपनी पूरी सद्भावना रखते हैं, हम आपके दर्द को समझते हैं, आपकी पीड़ा को समझते हैं, लेकिन आप जब तक उन्हें सुनेंगे नहीं, उनके दर्द को उनसे खुद से डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक वो दर्द दूर कैसे होगा, वो कम कैसे होगा। आज सवाल यही है कि क्या कश्मीरी पंडितों को बीते 32 सालों में सुना गया? आज हम सुनने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे बहुत सारे चेहरे मौजूद हैं। बंसीलाल जी, मैं सबसे पहले आप ही से बातचीत की शुरुआत करना चाहती हूँ। आपने अभी थोड़ी देर पहले ऐसी चर्चा के दौरान बताया कि आप तो खुद एक सरकारी कर्मचारी रहे बंसीलाल जी, बहुत मुश्किल का वो दौर था। क्या क्या घटनाएं घटी आपके साथ, किस तरीके से आप लोग वहां से निकलने में कामयाब हो पाए? आप बताइए बंसीलाल जी। मार्च 5 को हम वहां से पलायन हो गए कश्मीर से। जब हम सुबह सवेरे नींद से उठे तो हम सुबह दूध लाने जाते थे, तो हमने दरवाजे पर एक बड़ी चिट्ठी लिखी पढ़ी, उर्दू में थी। तो उसमें लिखा था कि आज शाम तक आप अपने घर को खाली करो, भाग जाओ, अगर नहीं भागो तो जो आपकी लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो उनको हमारे हवाले करो या गोली का निशाना बनो। मैंने वो पर्ची उठा के अपने घर वालों को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि क्या करें, हम घबरा गए सख्त। तो हम SHO साहब के पास गए, उन्हें चलो हम उसके पास गए, तो थाना चौकी थी उधर ही थे हमारे पास। तो जब उसके पास गए तो उसने कहा मैं क्या करूँगा, मैं खुद इधर डर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप उधर क्या कहते हैं जैनक दल में थाना है, आप उधर जाओ, मैं उधर तक कैसे जाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप अपने आप को बचाओ। ये पुलिस का बयान है। SHO का पुलिस थाना SHO एक तरीके से उसने खुद ने सरेंडर कर दिया। पता एक था, मैं कुछ नहीं कर सकता, उसने कहा कि आप जाओ थाने में, तो वहां पर ये बताइए दिखाऊंगा, मैं इधर कुछ नहीं कर सकता। तो फिर हमने सोचा अब क्या करेंगे। तो दूसरे दिन हमने मेटाडोर की 5-6 घर थे अभी इकट्ठे, तो हम भागे कश्मीर, जम्मू आ गए। तो चौथे 5वें दिन जब हमने देखा कि जब हम कश्मीर जम्मू पहुंच गए, तो हमारे पड़ोसी में एक गंजू फैमिली रहती थी उधर ही, तो उनको 5-7 आदमियों को एट अ टाइम गोली मार कर हला किया। एट अ टाइम चिकना महल में वो पीछे रहते थे और पीछे से आदमी आ गए, और उनकी एक औरत थी, वो खड़े दरवाजे पर खड़ी थी। तो उसने कौन है, आप दरवाजा खोलो। जब उसने दरवाजा लात मारी दरवाजे को, दरवाजा जब खुल गया तो एकदम से उसके सिर पर गोली मार दी, आगे अंदर। और एक आदमी जो था वो ड्रम में छुप गया, वही एक बच गया। 5 आदमी जो थे बूढ़े सबको एक करके आराम से फिर भागे पीछे से। ये हमें अपने आंखों के सामने जो घटना उठी उधर, ये 90 की बात है। तो कैसे हम उधर आते थे फिर हम, तो और ये आवाज आज तक किसी ने बताई। इन्होंने बहुत कुछ लिखा, 3 घंटे में ये कितना शो दिखाएंगे। जो इन्होंने अब ये फिल्म बनाई, बहुत अच्छी फिल्म बनाई, मगर इसको इतना क्या बताए जो हमसे सहना हुआ है। ज़ैफ़रान का बाग है, हमारे एक रिलेटिव है, एक रिलेटिव ज़ैफ़रान का बाग है क्रू में। वो ज़ैफ़रान लगाने कलेक्ट करने के गया था, जो ही वहां पर गया उसको उधर ही मार दिया, 2 सेकंड में उधर ही मार दिया। ऐसी बहुत सी गाने जो वो इनको कलेक्ट नहीं किया, कितना वो दिखाते वो नहीं। ऐसी आप सच कह रहे हैं कि ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। बमरू साहब भी हमारे साथ यहीं मौजूद हैं। इनके भी परिवार ने, इन्होंने भी ये दर्द झेला है। एक सवाल उठता है, लोग ये कहते हैं कि बार बार जख्मों को क्यों कुरेदा जा रहा है? इन जख्मों को कुरेद कर आपको क्या मिलेगा? जो बीत गया उसे भूल जाइए, अब आगे की तरफ बढ़ें। आप लोग कश्मीर से निकल गए, अपनी एक दुनिया बसाने की आप लोगों ने कोशिश की। उन लोगों को आप कैसे अपनी कहानी बताएंगे?
और कैसे उन्हें समझाएंगे कि जख्मों को कुरेदा नहीं जा रहा है, जख्मों पर तो कभी मरहम ठीक से लगा ही नहीं। जख्म हिस्ट्री रिपीट होती है। हिस्ट्री ये नहीं है, ये 700 साल पहले की हिस्ट्री है। कश्मीरी पंडित, जब से कश्मीर में ये लोग इस्लाम आया, सबसे पहले जो शेरवानी कौन वो आए, सबसे पहले उन्होंने कश्मीरी पंडित पर ही हाथ रखा। हम लोग रात के वो हवन क्यों करते हैं? मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ, जख्म कहाँ से आते। हवन बंद करवा दिए। हमारी औरतें कच्छा नहीं पहन सकते, उनको बोला था फैरन पहन के चलो, वो नंगा अंदर से रहो। ये जालिम कौम, जब से इन्होंने कश्मीर में कदम रखा है, इन्होंने यही काम किया। खा वो हमारे पूर्वज थे, हमारे ये हैं, हमारे बच्चे ये। इन्होंने 5 आदमी वो गुंजू फैमिली के मारे, हिस्ट्री हम लोग दह गए फाए। और वो बड़ा जवाहरलाल गुंजू शायद नाम था उनका, वो बड़ा अच्छा लड़का था। बस ऐसे बहुत। हमारे द्वारकानाथ चौधरी की अगर मैं डेथ बॉडी देखी मैंने, साहब जीभ इतनी बड़ी है, इतनी जीभ हमको ख्याल नहीं था, उसको इतना खिंचा था। कील यहाँ ठोके थे, कील ये बड़ी कोर्ट दफ्तर से उन्होंने निकाला था। और मेरे फादर पाकिस्तान में 7 साल जेल थे 47 में। उनको पता था, बोला ये स्लोगन जो है ये अच्छे नहीं हैं, तुम उठो और भागो अभी। ऐसे हालात हो गए साहब। बाकी कौन था इसमें जिम्मेवार? मैं उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेशन फारूक अब्दुल्ला और लीडर ऑफ द अपोजिशन उस वक्त राजीव गांधी। और कुदरत फैसला करता है, उनके साथ जो हुआ वो आपको पता ही है। वो फारूक अब्दुल्ला के साथ क्या हो रहा है वो भी पता है। ये जो ये क्या कौन सा वो आजकल कौन से महल में रह रहा है वो, नहीं कर, उसने वो मकान जो ले लिया है, गुपकार वाज सेक्रेटरी ऑफ ये हरी सिंह, ये पूरा था। और अगर पावर कश्मीरी मुसलमान को दिया है, वो जम्मू के लोगों ने दिया। ये बड़ी डरपोक भाग गए, हम तो भागे गन से, वो भागे ऐसे 47 में हरी सिंह के समेत। ये करण सिंह, हिस्ट्री वही है। ये जो बातें आप, ये जो किस्से और ये जो घटनाएं आप बता रहे हैं, आज मैं एक बार फिर दर्शकों को कहूं कि ये सुनना और ये समझना और इन्हें जीना इन तमाम कश्मीरी पंडितों के साथ आप लोगों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कुछ किताबें भर लिखी गई, शायद इससे ज्यादा कभी आपने 70 mm पर या कभी छोटे पर्दे पर भी नहीं देखा कि कश्मीरी पंडितों ने कौन सा दर्द झेला। लेकिन आज इस दर्द को अगर 70 mm के पर्दे पर उतारा जा रहा है तो एक एक कहानी को आज यहां पर चर्चा में लाना बहुत आवश्यक है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कश्मीरी पंडित जो खुद अपने दर्द की दास्तां हमारे बीच में रख रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और थोड़ी देर में हमारे साथ हमारे खास मेहमान जिनकी फिल्म की हम बात कर रहे हैं, द कश्मीर फाइल्स की हम बात कर रहे हैं। मैं इससे पहले कि अपने उन खास मेहमानों को यहाँ स्टूडियो में बुलाऊं, मैं बस एक बात आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। आप लोगों को लगता है कि अब तक आप लोगों के दर्द को कभी फिल्मों पे इतनी जगह नहीं मिली, या इतनी क्या बोलूं कि जगह ही नहीं मिली? डिस्कस ही नहीं। एक मिनट, माइक आने दीजिए। हाँ, माइक कौन है, आप अपनी बात रखें। मैं ये कह रहा हूँ, आज तक मिलिटेंट्स का पक्ष हमेशा रखा गया। जो भी पिक्चर 2 बनी 3 बनी, कश्मीरी पंडितों ने जो झेला है उसके बारे में कभी किसी ने दिखाया भी नहीं, दर्शाया भी नहीं। ये सब ऐसी ही जो बातें हैं। नहीं, टेररिस्ट क्यों बन जाते हैं? इस फिल्म में भी कुछ चीजों को रखा गया है, एक नैरेटिव की बात होती है सर। मैं इसलिए आपसे ये समझना चाहती हूँ, एक नैरेटिव की बात होती है। एक पक्ष का नैरेटिव क्या हमेशा रखा गया? आप ये कहना चाहते हैं कि एक मिलिटेंट क्यों बन जाता है, एक आतंकवादी क्यों बन जाता है? ऐसी कौन सी घटनाएं घटती है समाज में जो उसे इस मुहाने पर ले आती हैं? लेकिन कभी आप लोगों का पक्ष उस तरीके से नहीं रखा गया, क्या आप ये कहना चाहते हैं? यही बताना चाहता हूँ, जो हमारा पक्ष था, हमने कभी बोलिए बात पूरी करें। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो हमारा पक्ष था, हमारे पक्ष के बारे में किसी ने आज तक बात करने की ज़रूरत ही नहीं समझी, क्योंकि हम हिंदू हैं। मुस्लिम अगर होते हैं तो मुस्लिम पक्ष में, मैं ये बात तो बहुत गलत बोलना है यहाँ पे, मजबूरी
दिल की ऐसी है कि ये बोलना ही मजबूर है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम आगे आपसे बात को आगे बढ़ाएंगे सर। बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं कि कभी बात सुनी ही नहीं गई, लेकिन आज वो समय आ गया है जब बात ना सिर्फ सुनी जा रही है, 70 mm के पर्दे पर देखी जा रही है, और आज आप सभी लोगों के बीच में चर्चा में भी लाया जा रहा है। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर स्टार कास्ट अब हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें विवेक अग्निहोत्री जी, अनुपम खेर जी और पल्लवी जोशी जी। आइए सर, आइए प्लीज। मैं बहुत अच्छी हूँ, आइए बैठिए, बैठिए मैम। मैं इस तरफ आ जाती हूँ, आप लोग थोड़ा इधर हो जाए। ओह मजा है। देखिए, फिल्म हर मायने में बहुत ख़ास है और इस चर्चा को और ज़्यादा ख़ास बनाने के लिए आज हमने तमाम कश्मीरी पंडितों को हमारे स्टूडियो में ही आमंत्रित किया है, जो आज खुद अपने दर्द की कहानी हमारे साथ साझा कर रही हैं। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि अनुपम जी, मैं आप ही से चर्चा की शुरुआत करती हूँ। ये एक ऐसी कहानी है जिसका जिक्र किताबों में हुआ, कभी कभार किसी के लेख में हुआ, किसी सिंपैथाइजर ने कभी कोई बात कह दी तो चर्चा में आई और चली गई, लेकिन पहली बार 70 mm पर इस कहानी को रखा गया। मैं कहूँ कि एक तपस्या थी, 32 साल बाद पूरी हुई। आपको लगता है? जी बिल्कुल लगता है। तपस्या भी थी और तकलीफ भी थी, सिर्फ तपस्या नहीं थी। तपस्या से ज़्यादा तकलीफ थी, आक्रोश था, दुख था, हृदय का चीरण था, क्योंकि न केवल हत्याएं हुई, न केवल बलात्कार हुए, न केवल घरों से निकाला गया, इस पूरी खबर को और इस पूरी त्रासदी को, इस पूरी ट्रेजेडी को दबाने की भी पूरी कोशिश हुई। उसको एक्नॉलेज ही नहीं करने दिया। आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो साथ वाले पड़ोस वाले आते हैं, आपको गले लगाते हैं, आपके पास बैठते हैं, अफसोस प्रकट करना शुरू करते हैं। उससे जाने वाला तो नहीं वापस आता या आती, लेकिन एक ढाढ़स बनता है। यहाँ तो इतनी ट्रेजेडी हुई और उसके बाद लोगों को यकीन ही नहीं दिलवा सके हम लोग कि ये जो हुआ है ये सच है। उस सच को सच बनाने में 32 साल लग गए। ये इस बात की ट्रेजेडी है। और ये जितने भी लोग मेरे यहाँ भाई बहन लोग बैठे हैं, ये इंसाफ मांगते रहे और किसी ने इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, ना पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, ना पत्रकारों ने, ना मीडिया ने, ना देश के इंटेलेक्चुअल्स ने। आप कह रही हैं कि किताबों वगैरह में लिखा गया। हाँ, जब सोशल मीडिया आ गया तो 19 जनवरी को हम थोड़ा सा ट्रेंड करते थे कि आज हम ट्रेंड कर रहे हैं कश्मीरी पंडित, बस उसके बाद कुछ नहीं। बट इट नीडेड अ टीम लाइक विवेक अग्निहोत्री एंड पल्लवी जोशी, जिसको उस सच को वैसा ही बताने के लिए जैसा कि हुआ था। पर सबसे अच्छी जो बात है कि जो एक सैलाब जो उमड़ा है इस फिल्म को देखने के लिए, वो शायद अब हमारे ज़ख्मों को, उसके दर्द को तो कम नहीं कर सकेगा, पर एक थोड़ा सा हीलिंग तो शुरू हुई है। मैंने तो नहीं सोचा था कि इसका ऐसा, लगता था कि अच्छी जाएगी पिक्चर बिकॉज स्क्रिप्ट अच्छी है, ट्रेजेडी से जुड़ी है, बट ऐसा प्रभाव जो है वो बहुत ही हम्बलिंग है, बहुत ही फैंटास्टिक है और हर किस्म के लोग उसमें जुड़ रहे हैं। मैं आज सुबह एयरपोर्ट से बॉम्बे से आ रहा था तो मुझे अलग अलग उम्र के लोग मिले और बोले, अरे वी आर सॉरी, वी डिड नॉट नो दैट दिस वाज हैपनिंग विद कश्मीरी पंडित्स। मुझे वो फिर पुलिस वाला जो तलाशी लेता है, तलाशी लेते लेते बोला, सर दिल दहल गया सर। सो उनका दिल दहला पिक्चर देख के, पर उनका क्या जिनके साथ ऐसा हुआ है, उनके तो शरीर के जो दिल के जो दर्द हैं वो कभी जाने वाला नहीं है। सो आई थिंक वी थैंक these two wonderful people who have had the courage and the conviction. मैंने फिल्म देखी सर, और विवेक जी फिल्म वाकई जैसा कहा कि दिल चीर देने वाली फिल्म है।
कई दृश्य ऐसे हैं जिसमें मैंने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि देखी नहीं गई कुछ तस्वीरें। और इसी फिल्म में एक डायलॉग आता है जहां पर चर्चा में जिक्र किया जा रहा है कि यहूदियों ने कभी भूलने नहीं दिया, उनके साथ हॉलोकास्ट में क्या घटना घटी इसे भूलने नहीं दिया गया। मैं 2 फिल्में याद करने लगी, शिंडलर्स लिस्ट और द पियानिस्ट। इस तरीके की फिल्में जब भी विदेशों में बनती रहीं, बार बार याद दिलाया गया और इसे वाकई में भूलने नहीं दिया गया। कश्मीरी पंडितों को क्यों भूलने दिया गया? हमारे यहाँ थोड़ा सा उल्टा रहा, उनने भूलने नहीं दिया दुनिया को और हमने याद नहीं करने दिया। हमारे यहाँ जिसने बोलने की कोशिश की उसको चुप कर दिया गया। देखिए, जब कोई आदमी बहुत वैल्यूज़ होती हैं उसके अंदर, चरित्र अच्छा होता है, पढ़ा लिखा होता है, उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसको कोई भी चुप करा सकता है। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, चिंतक नहीं है, वैल्यूज़ नहीं है, उसको कोई डर नहीं होता, वो किसी को भी गाली दे सकता है, किसी को भी मार सकता है। मुझे सबसे बड़ा अफसोस और दुख इस बात का है कि हम लोगों ने मृत्यु, हत्याएं, नरसंहार को एक डिजिट बना दिया। नहीं 4000 लोग नहीं मरे थे, 2000 मरे थे, कोई कहता नहीं 1500 थे, कोई तो कहता 219 थे। अब तो कम करते करते कल तो एक किसी ने वो ऑफिशियल डाला है ट्वीट की एक लेटर की, सिर्फ 88 लोग थे, 88। मैं कहता हूं एक आदमी था, सिर्फ एक, और उसका नाम था शिवा, और आपने उसको भी खत्म कर दिया। जिसकी वो जमीन है जहां से शिवा, आज पूरा भारत, इतनी शिवा की बात होती है। बनारस जाइए, वहां पे सब शिव के भक्त हैं। कहां से आया ये? वो सरस्वती जिसकी आज पूरी भारत तपस्या करता है। ऐसा कोई स्कूल नहीं है इंडिया के अंदर जहां पे सरस्वती की वंदनाएं, पूजा नहीं सिखाई जा सकती। हमने उस जमीन को बंजर बना दिया। ना वहां सरस्वती जो साहित्य, संगीत, आर्ट, लिटरेचर, कल्चर के लिए जानी जाती है, आज वहां पे कश्मीर हम लोग जा रहे हैं, मेरा दिल रोता है। वहां ना तो आर्ट है, ना म्यूजिक है, ना लिटरेचर है, कुछ नहीं है, खाली बंजर जमीन कर दिया हमने उसको। हमने किसी ने बोलने की कोशिश, उसको बोलने ही नहीं दिया कि ऐसा सत्य है। इसीलिए 32 साल से किसी ने इस पे फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं की। सबको पता है कि अगर इस पे फिल्म बनाएंगे तो जो लोग चाहते हैं हम बोले नहीं, वो तो आपको या तो आपको शरीर से मार डालेंगे, या आपके चरित्र को इतना हनन कर देंगे कि आप मर जाएं, या आपका जीना इतना दूभर कर देंगे कि आप जीते जीते एक लाश की तरह चलने लगे। और इससे किसी ने लड़ाई लड़ी नहीं। आज लोग सवाल पूछते हैं कि भाई कश्मीर फाइल्स में ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, वैसा क्यों है। आपके पास भी कैमरे हैं, पैसे हैं, आप बना लीजिए, आप बनाते ही आए। लेकिन कभी आपने 2 फिल्मों का नाम लिया, आप गूगल रिसर्च कर करके आपकी उम्र निकल जाएगी, आपके हाथ कमजोर पड़ जाएंगे, आपको कहीं पे भी उन दोनों फिल्मों पे सवाल उठाता एक आदमी नहीं मिलेगा। शिंडलर्स लिस्ट में बताया गया है कि कितनी मौतें हुई, कभी किसी ने आपने सुना कि भाई एक हुई? जब लोग कहते हैं जेनोसाइड में हिटलर के 6 लाख लोग मारे गए या 20 लाख लोग मारे गए, इतने मिलियन मारे, आपने कभी क्वेश्चन किया है? माओ ने जब मार डाला इतने बिलियन लोगों को, आपने कभी क्वेश्चन, आपने मतलब आपने मतलब जनता ने, जब कोई क्वेश्चन नहीं करता, हमारे हम कौन हैं? हमने कैसे कश्मीरी पंडितों को एक डिजिट बना दिया? 88, 200, 400 ये बैठे हैं, सब अपने घर के बाहर बैठे हैं। इनमें से कौन सा है जो अपनी मातृभूमि में रह रहा है? कोई आप में से कोई अपने माता माल गया है पिछले 30 सालों से? क्या ये नंबर है? कल इनमें से जब लोग नहीं रहेंगे तो क्या हम लिख देंगे एक नंबर कम हो गया इस देश से? या इनका नाम है, इनका इतिहास है, इनकी एक परंपरा है। वो लोग जिनने शारदा विद्यापीठ, वो हमारे हाथ से चला गया। तुमने सरस्वती, कश्यप, सबको खत्म कर दिया। अब जो लोग बचे हैं उनको क्यों खत्म करना चाहते हो भाई? तो उनकी कहानी कौन सुनाएगा? तो दरअसल लड़ाई जो है ये 2 नैरेटिव्स के बीच की है। एक नैरेटिव अगर मैं कहूं कि सच है, एक नैरेटिव वो है जो सच को झुटलाने के लिए शायद समय समय पर गढ़ा गया और चर्चा में लाया गया। पल्लवी जी, मैं इस पर आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। आपका कैरेक्टर ऐसा है, इसमें कई बार इस कैरेक्टर से घृणा होने लगती है, गुस्सा आने लगता है। आपको लगता है कि मुझे लगता है इस फिल्म में ज्यादातर जो किरदार थे, अनुपम जी हो गए, उन्होंने कहा कि एक वो पीड़ा थी, वो पीड़ा मैंने अपनी इस फिल्म में निकाली है।
लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद एक आप ही थी जो अभिनय कर रही थी इस फिल्म में, क्योंकि आपने ग्रे शेड निभाया है। एक आपका डायलॉग है, सरकार उनकी है, सिस्टम आपका है। ये सिस्टम क्या है? ये देखिए, वो डायलॉग आते साथ आप ऑडियंस की रिएक्शन देख लीजिए। जब आपने फिल्म देखी आपने भी वो रिएक्शन देखा होगा। यही सिस्टम चलता आ रहा है, यही वो सिस्टम है जिसने ये सच बाहर निकलने नहीं दिया आज तक। और जो फिल्म हमने बनाई है, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, हम सब इस उम्र में है कि हमने अपने किसी न किसी घर के व्यक्ति को खोया है। हम जानते हैं उसकी पीड़ा क्या है। लेकिन जब आपके किसी अपने को, आपके किसी सगे को कोई उसकी हत्या हो जाती है, वो भी इतनी ब्रूटल हत्या हो जाती है, या ऐसा कुछ बहुत ही घिनौना वाकयात उनके साथ हो जाता है, और उसको लेके किसी भी आदमी को आज तक सजा नहीं हुई है, एक भी एफआईआर नहीं है, नोबडी हैज गॉन बिहाइंड द बार्स। तो ये जो एक क्लोजर के लिए आदमी तड़पता है, ये 32 साल की इन सब की तड़प है वो। और हम चाहते थे कि ये ऑडियंस भी महसूस करे इस तड़प को, क्योंकि वो सिर्फ फिल्म देख के आना और इंटेलेक्चुअलाइज करना उसके बाद कि हाँ भाई बहुत अच्छी फिल्म थी और बहुत बुरा हुआ पंडितों के साथ, ये नहीं है। आप जब टेररिज्म से घिरे रहते हैं चारों तरफ से, तो वो क्या घुटन होती है, वो क्या पीड़ा होती है, और किसी को भी आज तक सज़ा नहीं हुई। ये 32 साल बाद भी इस पूरी कम्युनिटी को क्या लग रहा होगा, ये फीलिंग हमें ऑडियंस को देनी थी। और इसीलिए एक शायद उसमें चिन्मय मांडलेकर जो कैरेक्टर कर रहे हैं, जो कि मेन टेररिस्ट है उसमें, और दूसरी मैं हूँ, ये कैरेक्टर पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस इसीलिए रखा है ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या हो रहा है सोसाइटी में, किस तरह से हम यंग माइंड्स को ब्रेन वॉश कर रहे हैं इंस्टीट्यूट्स में। जब हम ये फिल्म लेके जब हम यूएस गए थे दिसंबर में, और हमने 16 शहरों में ये फिल्म दिखाई, वहाँ कितने पेरेंट्स हमारी उम्र के हमारे पास आए और कहने लगे ये यहाँ की बिल्कुल सत्य कथा है, हमारे बच्चों के साथ यही हो रहा है। हम उनको कुछ एक बात बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको यूनिवर्सिटीज़ में कुछ अलग बातें पढ़ाई जाती हैं और हमारी बात वो आज नहीं सुन रहे हैं। तो ये जो इस पीड़ा का एहसास है, वो हर व्यक्ति को, हर दर्शक को होना बहुत ज़रूरी था। और आज देखिए 32 साल बाद, अनुपम जी की एक लाइन है उसमें, जब ये कश्मीर छोड़ के जा रहे होते हैं, तो वो जर्नलिस्ट को कहते हैं कि तुम ये दिखाओगे ना हमारा सच, देखना जब भारत को पता चल जाएगा हमारा सच क्या है, तो पूरा भारत हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, कार में आप जा रहे हैं परिवार और 32 साल बाद आज जब सबको पता चला है, आप देखिए पूरा भारत किस तरह से खड़ा है। अब जिस दर्द और पीड़ा की हम बात कर रहे हैं 70 mm पर, उसे सजीव करने वाले अनुपम खेर जी, पल्लवी जी हमारे साथ मौजूद है, डायरेक्टर भी हमारे बीच में मौजूद है। लेकिन आज हमें इनकी कहानी भी जाननी है, दर्शकों तक पहुंचानी है। कुछ घटनाएं आपने फिल्म में दिखाई, और कुछ घटनाएं वो सच्ची घटनाएं जो ये खुद अपनी जुबानी रखना चाहते हैं। तो मैं एक एक करके आप लोगों के पास जाती हूँ। ऐसे इतने सारे नाम हैं जो आपने बोला ना विवेक जी के नाम, हर एक की एक पहचान है, एक परिवार है। मैं थोड़ा सा ऊपर चलती हूँ। आप सरकारी नौकरी में थे? बिल्कुल नहीं, आप तसल्ली से बैठिए, मैं भी यहीं बैठ जाती हूँ। उस वक्त क्या दर्द, क्या पीड़ा और क्या महसूस किया आपने, आपके पूरे परिवार ने? मैंने सबसे पहले मैं एक घटना करूँगा पेश। मैं एक इंचार्ज था एक साइट का। 14 अगस्त 1989 को शबीर शाह ने पूरा कश्मीर में बंद करवाया था, तो मुझे झंडा चढ़ाने के लिए दफ्तर जाना था और मैं गया और मैंने काम भी रखा, क्योंकि लेबर को 3 टाइम्स वेजेस मिलते हैं। जो ही मैं गया तो रास्ते में मुझे ड्राइवर ले गया, तो मुझे एक बंदा मिला, उसका बेटा बाद में मिल्टन था, हमारे एम्प्लॉई थे, वो इलेक्ट्रिशियन थे। वो बोला मेरे को बमरू नाम है, बमरू साहब आपको घर में आराम नहीं आता है, आपको क्या है आज? मैंने कहा यार थोड़ा सा, बोला जल्दी जाना, इतना उसने मुझे कहा। खैर हमने जल्दी किया, और पहली बार ज़िंदगी में रास्ते में ड्राइवर बोलता है पेट्रोल ख़त्म हो गया।
तो ये मतलब इट वाज ये गाड़ी इतना में पेट्रोल था? हमारे यहाँ 30 साल से हम चल रहे हैं अपनी गाड़ी में, कभी नहीं ड्राइवर बोलेगा गाड़ी में ख़त्म हो गया रास्ते में। उस दिन उसने मुझे बोला, मैं शॉक्ड। मैंने कहा क्या हुआ, कैसे? फिर वहाँ लकीली वहाँ एक, अगर कश्मीर जाओगे रास्ते में एक हमारा वो एमडी भी था, वो मीर गुलाम रसूल, उसका यहाँ पेट्रोल पंप था। मैं गलती से गया, मैंने कहा यार थोड़ा पेट्रोल ले। बोला यार हद करते, एक तो आज इतना खतरनाक बंद है, सुई नहीं चली, सुई नहीं। फारूक अब्दुल्ला को अटैक हुआ, उसके कपड़े जलाए गए, फारूक अब्दुल्ला भाग गया, इसके कारवां, मगर हमने झंडा चढ़ाया और वहां पर काम कराया। और मेरे को थ्रेट आया, मेरे पास 10 टन एक्सप्लोसिव था। मैं माइनिंग इंजीनियर, बेसिकली माइनिंग इंजीनियर हूं। 10 टन, और रोजाना मेरे को टेलीफोन आते थे, चाबी मेरे पास थे, स्टोर कीपर और कोई था, भाई वो एक्सप्लोसिव दे दो। एक दिन मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा ले लो अगर हिम्मत है। और आप हैरान हो जाएंगे, वो ले गए चुरा के। पुलिस वालों को पता था, बल्कि एसपी बोला यार ये होता रहता है। ऐसे पुलिस वाले मिले हुए थे इनको। और सबसे मैं ड्यूटी जा रहा था साहब, रास्ते में रावलपुरा एक चौक है, 1 मार्च की बात है 1990 की, जब 10-12 एयरफोर्स के अफसर वहां खड़े थे, उनको ड्यूटी जाना था। करस्कोप, ये JKLF का जो चाचा, ये जो है ना, जो दाढ़ी गांधी का है? यासीन मलिक, मेरा ड्राइवर बोलता गर्दन नीचे रखो, यासीन मलिक बुरका, इनको बुरका मजहबी ड्रेस है फायरिंग करने का। ऐसे 10 आदमी, उसमें 2 मुसलमान भी थे, किसी को पता है किसी को नहीं पता है। साहब ये डेड बॉडी जब हमने देखी, क्या है इनके साथ, क्या क्या कील ठोके थे यहाँ ये इनकी आंखें निकाली थी। और ये जो है ना, ये आदमियों के, हमने ये सीन कभी नहीं देखा। हमारे मैं फादर पाकिस्तान में जेल थे 1947 में, वो वहाँ थे। उन्होंने कहा तुम तुम बच्ची को लेके जाओ, यहाँ इन लोगों से नहीं बचोगे तुम। ये हालत थी, इसलिए मुलाजिम भी वहाँ। मगर एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊंगा, एक बहुत खतरनाक बात जो शायद लोगों को पसंद नहीं आई। कश्मीर पाकिस्तान के लोगों ने खराब नहीं किया, कश्मीर हिंदुस्तान के मुसलमानों ने खराब किया। यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे ये बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल उठाया है अनुपम जी। ये जो एक भाव है कि पाकिस्तान जो है कश्मीर के लोगों के बीच में द्वेष पैदा करता है, ये पाकिस्तान से आतंकवाद को प्रश्रय दिया जा रहा है। लेकिन अभी जो बमरू साहब ने कहा कि नहीं, ये हिंदुस्तान के लोगों का किया धरा है, आपको लगता है? आई थिंक बमरू साहब वहां रहे थे, ही विल नो द रियलिटी मच मोर। और मैं और अच्छे ऐड करूंगा जी। पर मुझे लगता है कि इसमें टेररिस्ट कैंप्स का, टेररिस्ट का बहुत बड़ा हाथ था ऑन इट्स ओन। बमरू साहब ऐसा पता नहीं 1960 में 70s में ऐसा था कि मुसलमान वहाँ के जो थे वो हमारे दुश्मन थे, आप नहीं थे। एग्जैक्टली। तो इसलिए उनका दिमाग खराब किया गया, उनको भड़काया गया। और वो कौन थे? वो दुश्मन देश से आते थे, मुझे ऐसा लगता है। पर किसी का भी, बट ऐसा बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। हमारी फिल्म में भी दिखाया गया कि पड़ोसी ने इशारा किया कि वो वहाँ चावल के उसमें छुपा हुआ है। बट हॉरिफिक सीन जो बमरू साहब बता रहे हैं, आई कैन इमेजिन कि ये तो वन ऑफ द सीन्स हैं, और उसमें बच के आज यहाँ बैठे हैं स्टूडियो में। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं बचे होंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे और चेहरे हमारे बीच में हैं। मैं एक एक करके सभी लोगों के पास जाना चाहती हूँ। आपकी भी अपनी एक कहानी है, अपनी एक पीड़ा है। आप थोड़ा इधर आ जाएं। मैं बिल्कुल वापस लौटूंगी आपके पास। इतनी कहानियां हैं, मैं कहती हूँ ना कि शायद कहते कहते समय कम पड़ जाएगा, लेकिन सुननी सबकी है आज। जी बोले। देखिए, कहानियाँ तो बहुत है, दर्द तो बहुत है, लेकिन मैं घटनाओं के बारे में नहीं जानना चाहता हूँ। घटनाएं तो बहुत हुई। मैं भी एक इस्लामिया कॉलेज में पढ़ता था, जहाँ पर एक चीज़ था कि मतलब हमें 3 बजे तक क्लासेस ख़त्म होते थे, और उसके बाद 3 बजे के बाद वहाँ पर और कोई घटनाक्रम हो जाता है। वो इस्लामिया कॉलेज में होता था, हारी पर्वत के जस्ट सामने ही था वो।
तो हमें नहीं पता था, बहुत सालों तक हमें पता ही नहीं चला वो जो 2-3 साल घटे कि हो क्या रहा था वहाँ पर, लेकिन वहाँ प्रशंसन कैंप था। तो इससे ये बात मैं जाहिर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी पड़ोसी देश का हाथ ज़रूर था, क्योंकि वहाँ से हथियार आते थे और वहाँ के जो हमारी बिरादरी के लोग थे जो हमारे साथ पढ़ते थे वो ज़रूर उस प्रशिक्षण में शामिल थे और उन्होंने फिर आगे पीछे कुछ नहीं देखा। मेरा ही एक मित्र था, सुशील कोतरू नाम है, जिसको बाल निकाल के खींच के पूरी गली में निकाल के उसको गोलियों से बूंद डाला। और वो दर्द मतलब हमें अभी भी याद है कि उसका हुआ क्या। और पता नहीं, आज तो लड़खड़ाती है ज़बान जब ये याद करता है आदमी कि हुआ क्या उसको। वो हमारे साथ है, हम 20 साल के थे उस टाइम, अभी तो हम 55 साल के हो गए। लेकिन एक चीज़ का दुख रहेगा कि मतलब हिंदुस्तान में जो हमारे समाज के साथ हुआ, इसको 32 साल लग गए यहाँ पर सुनाने में। प्रशासन भी कमज़ोर पड़ा, हर जिसके पास भी गए वो भी, जैसे आपको किसी ने बताया कि मतलब हम कोर्ट में चले गए तो उन्होंने वहाँ से भी पिटिशन खारिज कर दी। सिखों की पिटिशन तो चला दी, उनको बोला ठीक है, उनका 50 साल हो गया था। लेकिन कश्मीरी पंडितों ने जब वहाँ पर गुहार लगाई, उनको बोला कि भैया हमारे पास अभी इसको आप खुद करो अपने बलबूते पे। लेकिन आज सल्यूट करता हूँ इस टीम को, अग्निहोत्री जी को, अनुपम खेर सर को, जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई है और हमारे जख्मों को मंच पे लाया, 70 mm के स्क्रीन पे लाया। अग्निहोत्री जी, हम आपके आभारी हैं, हम पूरी टीम के आभारी हैं। आज ये कश्मीर फाइल्स ये खाली फिल्म नहीं है, ये एक दर्दनाक घटनाक्रम है जो हमारे साथ, पता नहीं हमारी भारत भी इसको जेनोसाइड, हम तो डिमांड करते हैं कि इसको जेनोसाइड डिक्लेयर कीजिए, ये तो हमारे साथ हुआ है। लेकिन अभी तक हमारी, हो सकता है हमारे जो सरकार के लोग हैं इसको मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे। लेकिन जो आपने आज हकीकत बयान की है, जो हमारे दर्दों पर, लेकिन वी सल्यूट यू सर, वी सल्यूट यू। आप, थैंक यू सो मच सर। आपको अब आपकी लड़ाई खत्म हुई, अब आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। आज से 3 दिन पहले, फ्राइडे था 11 तारीख को, 10 तारीख को गुरुवार तक सब लोग बोलते थे एक्सोडस, पलायन। 11 तारीख की दोपहर से आज सारा मीडिया, सारे जर्नलिस्ट, सारे पॉलिटिशियंस, सारी दुनिया के लोग इसको जेनोसाइड बोल रहे हैं। आपको और क्या चाहिए? टूटे हुए दिल जुड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी ताकत देखिए, पल्लवी जी ने बताया वो डायलॉग, मैंने भी नहीं नोटिस की बात, इनने नोटिस करी कि आज जब पूरे भारत को आपकी दास्तान पता चली है। 32 साल से मैं सुनता आ रहा था कि किसी ने हमारा साथ नहीं दिया भारत में, ये सब लोग बोलते थे मुझसे। जितने कश्मीरी पंडितों का मैंने इंटरव्यू किया, सब कहते थे किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। वो डायलॉग इसीलिए लिखा गया था क्योंकि मुझे पता था ऐसा नहीं है, ये गलत है। मुझे ही नहीं पता था, किसी को ही नहीं पता था, तो साथ कैसे देते? एक झूठ फैलाया गया था। लेकिन आज जैसे ही 11 तारीख की सुबह 12 बजे फिल्म खुली, लोगों को आपका सत्य पता चला, तो आप देखिए पहली बार ऐसा हुआ है एक हिंदी फिल्म के लिए, केरला जैसे शहर, देश, प्रदेश में जहां पे किसी को हिंदी नहीं आती है, कोई हिंदी फिल्म वहां नहीं चलती है, बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्म नहीं चलती है, वहां पे लोग थिएटर के सामने धरना दे दे के खुलवा रहे हैं और आप लोगों के नाम पे झंडे ले लेके भारत माता की जय और जय हिंद के नारे लगा रहे हैं। फ्रैंकफर्ट में 4 लोग इकट्ठे नहीं होते थे एक हिंदी फिल्म, इस तरह की हिंदी फिल्म देखने के लिए 4 लोग नहीं इकट्ठे होते थे। मैंने आज सुबह उसका वीडियो डाला है, वहां पांव रखने की जगह नहीं है। दुनिया के हर कोने में, ऑस्ट्रेलिया में, फिजी जैसी जगह में, कीनिया में, अभी मुझे नॉर्वे से इंक्वायरी आई है, फिनलैंड से इंक्वायरी आई है, कनाडा में, अमेरिका, कोई ऐसा कोना नहीं है आज भारत का जहां हर भारतीय आपके लिए रो नहीं रहा है। और वो रो इसलिए रहा है कि हमसे ये झूठ इतने दिन तक क्यों छुपाया गया। इस गम में, इस गिल्ट में रो रहा है। आप लोगों ने 32 साल जो संघर्ष किया है, जो तपस्या की है, जो त्याग किया है, वो खाली नहीं जाएगा, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूं।
कुछ और ऐसी कहानियां हैं अनुपम जी, पल्लवी जी, विवेक जी, जो लोग साझा करना चाहते हैं। और कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि जख्मों को कुरेदने का काम क्यों हो रहा है, क्यों बार बार जो घटनाएं घट चुकी हैं उन्हें फिर से रिपीट किया जा रहा है, उनकी चर्चा की जा रही है, इससे क्या हासिल होगा? ऐसे लोगों को रैना जी आप क्या जवाब देंगे? और साथ ही अगर आपके भी कोई अपने मन में सवाल हो, मैं हमारे तीनों मेहमानों को ये जानकारी देना चाहती हूँ कि रैना जी ने तो खुद दंश झेला है, बॉम्ब ब्लास्ट सर्वाइवल है, आप खुद अपनी कहानी बताएंगे। मेरे को बड़ा दुख होता है जब भी हम इस चर्चा करते, 32 साल पुरानी बात चर्चा करते हैं, तो बार बार अंदर से ऐसा होता है जैसे हमारे को किसी ने चाकू चलाया हो, क्योंकि हमने झेला है। अनुपम जी ने, अग्निहोत्री जी ने, पल्लवी जी ने फिल्म बनाई है, पर जब भी ऐसे मौके मिलते हैं हमारे को याद आता है कि उस समय हमारे साथ क्या हुआ। यहाँ पर हम सारे बैठे 1990 की बात कर रहे हैं, 19 जनवरी की। मेरे को आज भी याद है 15 अगस्त 1989। मेरी मदर ने, मैं छोटा था, मेरी मदर ने बोला कि आप हब्बा कदल जाओ। हब्बा कदल के मेरे भाई लोग भी यहाँ पर बैठे होंगे। हब्बा कदल से वो हम गांठ गोभी लेते हैं, बोलो वहाँ से सब्जी लाओ हमें घर पे बनाने। मैं 6 बजे सुबह निकला। जब 6 बजे गया तो मैंने एक सब्जी वाले को कहा, मैं कहा सब्जी दे दो। इनकी पॉलिसी ऐसी थी, जहाँ पर कश्मीरी पंडित जितने भी है वो गांठ गोभी के बड़े शौकीन हैं, यहाँ पर भी हम लाते। उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई, सुबह 6 बजे का टाइम है तो बोला वहाँ से लाओ पुल के पार, जबकि उनके पास था, क्योंकि उनको पता है वहाँ पर कदम तो सारे लोग खाते। हम पार चले गए, बार एक दुकानदार के पास था जहाँ रेडी वाला था। मैं आज याद है 15 अगस्त 1989, जब वहाँ पर पहुँच गए, जो ही मैंने कहा कितने बार, वो मेरे साथ बातों में लगा गया। और जितने भी और भी मेरे साथ मतलब पंडित लोग थे, हमको ही बिठाया उसे, कोई बात आप छांटो ऐसे कर। बाद में पता लगा कि वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। और क्या हुआ वहाँ पर वो भगवान को पता है, मर गए। पर मैं कैसे बच गया? मैं वहाँ पर मेरे अपने कश्मीरी पंडित या और भी जो थे वहाँ पर वही थे, उन्होंने रोक रखा था, दैट वाज प्लान्ड वहाँ पर। तो मैं देखा कि मेरे अपने टांगे सारी की सारी खत्म, खून ही खून, खून ही खून। मेरे को वहाँ पर बच्चे भी थे, एक बुजुर्ग मतलब माता थी, उनको अपने घर पे पहुँचा, मैं देखा तो वो खून था, खून ही खून था। फिर हॉस्पिटल पहुँचे, मुझे पता नहीं, फिर पेपर में मेरा फोटो वोटो जो भी था आया था। एक इंस्टेंस ये है, हमने समझ नहीं आया हमारे को कि हमें आगे क्या देखना है। तो ये जब खत्म हो गया 2-3 महीनों के बाद, जनवरी अचानक शाम के टाइम, सैटरडे था शायद, शनिवार का टाइम था, 19 जनवरी 1990, अचानक हुआ नारे तकबीर अल्लाह अकबर। इतने लोग हो गए, हमने कभी देखे नहीं था अपने मोहल्ले में इतने लोग। और आवाज़ यही थी कि कश्मीरी पंडितों बाहर आ जाओ, मस्जिद में पढ़ना है। जो भी मतलब औरतों के समय वो चीज़ नहीं कहूँगा क्योंकि बच्चा था, अपनी माताओं के लिए, बहनों के लिए वो शब्द नहीं बोलूँगा। बहुत गंदी चीज़ें थी। लकीली वो रात कैसे निकल, और लोग कैसे निकाले गए। नेक्स्ट डे जब उठे तो मेरे फादर लसकोल जी आप सब जानते हैं, वो डायरेक्टर साहब अंकल जी, और मेरे फादर डिप्टी डायरेक्टर, वो जाते थे टीवी सेंटर, क्योंकि कर्फ्यू चलता रहता था। वो डेली जाते थे, पहले लसकोल जी का घर आता था, फिर मेरे डैडी का घर आता था। तो उनकी जीप आती थी, लसकोल जी आते थे, उनके साथ पुलिस फोर्स होता था, फिर मेरे फादर बैठते थे, दूरदर्शन चले जाते थे। रात के टाइम पहले डैडी उतरते थे गाड़ी से, उनको पुलिस अंदर घर पे छोड़ते थे, फिर लसकोल जी जाते थे। ऐसे उस दिन, जिस दिन डैडी आ गए, डैडी घर के अंदर आ गए, उन्होंने कपड़े निकाले, कर्फ्यू चल रहा था, काफ़ी हालात ख़राब था, तब तक मारे ही जा रहे थे अपने कश्मीरी पंडित भाई। लसकोल जी का टीवी पर आ गए कि ऐसे मर गए। उन दिनों मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, उनको गोली से मारा। टीवी पर जब देखा तो डैडी जी का नेचुरली एक भाई जैसे, डायरेक्टर हमारा कुलीग भी है, भाई भी है, एक पारिवारिक रिलेशन थी उनके साथ हमारी। मुश्किल से 5 मिनट के अंदर हमारे घर के अंदर इतना शोर हुआ, मेरे निक नेम से ले लिया नाम कि कहाँ है तुम्हारा बाप का है, तुम्हारा बाप का है। बट हमारे अंकल आंटी वगैरह उन्होंने बोला कि नाम मत बताओ। मैंने कहा यहाँ पर नहीं, वो तो जम्मू चले गए हैं। बोले नहीं, उनके डायरेक्टर को मारा, आज उनकी भी बारी है, इनको एक साथ खत्म करना है। मैं कहा वो है ही नहीं यहाँ पर, मगर मैं बाहर नहीं गया, मेरे से कुछ नहीं किया, तो वो चले गए। मुश्किल से आधा घंटे के अंदर अंदर कुछ पड़ोस के ही लोग आ गए, जिनके साथ हम क्रिकेट वगैरह बचपन में खेलते थे,
एक साथ हमें क्या पता क्या होना है। वो आ गए, कह रहे ये बताओ डैडी कहाँ है? मैं कहा वो जम्मू में है। कह रहे अगर यहाँ पर है उनको अभी निकालो, इसी टाइम निकालो। और वहां पर मस्जिद में, मैं ओपनली कह रहा हूं, लाइव प्रोग्राम चल रहा है, मैं ओपनली कह रहा हूं, मस्जिद में, नाम भी पता है मुझे उसका, मैं नाम नहीं लूंगा, बोला आप अभी इस टाइम आप निकल जाओ, नहीं तो आपका खत्म हो जाएगा, फिर फादर ही खत्म हो जाएगा। रात के टाइम क्या था, 11-12 बजे का टाइम था। पड़ोस के ही थे, उन्होंने गाड़ी लाई। हम हमारा मेन गेट जो था उस गेट से नहीं निकले, हम पीछे वाले गेट से, जैसे चोरों को निकालते हैं ना, चोर जो होते हैं चोर, कपड़ा बांध के पूरा, मेरी मदर मेरे साथ, मेरे फादर, मैं, गाड़ी में बिठाया उन्होंने, बिठा के रास्ते में चले गए। उसने बोला, जैसे अभी भूमरो साहब ने कहा, पेट्रोल, दिस वाज डेलिबरेटली, दिस थिंग्स वर डेलिबरेटली डूइंग, दे वर डूइंग दिस सच थिंग्स डेलिबरेटली। रास्ते में बोले पेट्रोल डलवा, पेट्रोल डलवा। अब हमने सोचा, हमने कहा पेट्रोल में क्या हो गया? बोलो उधर डालना है। वो वहां पर एंट्री करते थे, क्या करते थे, वहां पर ड्राइवर जो था मुस्लिम थे, उन्होंने कहा मेरी मदर से आप टीका उतारो, टीको मत लगाओ। तो उन्होंने टीका लगाया। तो उन्होंने जब वहां पर पहुंचा, उन्होंने एंट्री करी, क्या करी, मेरे को इस चीज का नहीं अनुभव, बट इतना उन्होंने बोला ले जाना और वहीं पर गड्ढे में डाल देना इन तीनों को भी। मगर वहां पर पुलिस वाले सीआरपीएफ थे, तब वो आर्मी वार्मी नहीं थी कुछ भी, सीआरपीएफ थे वगैरह। उन्होंने फिर वहां से आगे कर लिया, फिर एक एक करके हम पहुंच गए। उसके बाद हम आए नहीं, और हमें पता है फिल्म तो हम देख भी रहे, कई बार भी देखेंगे, मगर जब तक जिंदा है, हमारे बुजुर्ग लोग यहां से चले भी गए, मगर उनको ये दर्द कभी हम भूल नहीं सकते। वाकई में अनुपम जी, जो 19 जनवरी की रात हमने उसमें फिल्म में भी देखी, आपका भी एक ऐसा सीन है, परिवार के साथ किसी तरह जान बचाकर निकल रहे हैं, जिसका जिक्र पल्लवी जी ने भी किया कि तुम देख रहे हो ना, ये बताना लोगों को, पूरी दुनिया को बताना, देखना ये पूरी दुनिया हमारे साथ आकर खड़ी हो जाएगी। ऐसी और कितनी सारी घटनाएं 19 जनवरी की, 1990 की, जो आपके खुद के सामने आई, आपके जानकारों ने आपको सुनाई, जिन कुछ घटनाओं को ही जीवंत किया गया इस फिल्म में, लेकिन ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। बहुत सारी हैं। मैंने एक तो इन्होंने अपनी कहानी सुनाई, बहुत सारे रिश्तेदार, दोस्त इस पिक्चर के दौरान जो हमारे साथ काम कर रहे थे, जिनको आपने ट्रक में देखा था उस सीन में, वो एक्चुअली जो देहरादून में कश्मीरी बिरादरी के लोग थे वही थे, उनको ही हम लेकर आए थे। हमारी कास्टिंग डायरेक्टर उन्हीं को लेकर आए थे। और वो जो ट्रक का जो सीन है, जिसमें इंटरवल से पहले वो 2 लाशें होती हैं, तो एक महिला मेरे साथ बैठी थी, वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से रो रही थी। हम ट्रक में बैठ के सीन कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा बेतहाशा रोए जा रही थी। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि ये जो जिनका सीन उन्होंने दिखाया, जो कवि का, ये मेरे कज़न ब्रदर थे। सो शी डिड नॉट नो दैट सीन विल हैपन, एंड वंस वी स्टार्टेड डूइंग दैट, वो देखा। मेरे खुद के मामा, मेरे मम्मी के छोटे भाई मोतीलाल काक जी, जो मैंने एड्रेस उसमें पिक्चर में बोला है 84 करण नगर, वो मेरा एक्चुअल मेरे मातामाल का एड्रेस है। उन्होंने, वो ओवरसीयर थे, पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपनी थोड़ा थोड़ा पैसा करके इकट्ठा की, बिकॉज उनका सपना था कि वो एक घर बनाए वहाँ पर अपना। तो पूरी ज़िंदगी, रिटायरमेंट से शायद 2 साल पहले उनका घर तैयार हो गया। और जब घर तैयार हो गया तो 3 महीने के अंदर उनको चिट्ठी आ गई कि आपको ये घर छोड़ना है, नहीं तो हम आपके परिवार को मार देंगे। और जब वो 2 महीने का टाइम पूरा हो गया, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ही वॉज इन डिनायल। तो नेक्स्ट डे देयर वाज अ हेड ऑफ हिज नेबर आउटसाइड। तो फिर जो एक फिएट गाड़ी में जितना भी सामान उनका आ सकता था, मतलब जिंदगी भर की पूंजी, वो एक फिएट गाड़ी में डाल के वो रातों रात निकल गए। एंड ही died after 1 or 2 years out of the shock, because जब आप घर छोड़ते हैं तो आप सिर्फ ईंट, दीवारों, पत्थर का या छत का घर नहीं छोड़ते हैं, आप यादें छोड़ के जाते हैं, आप जिंदगी छोड़ कर जाते हैं, आप खुशबू छोड़ के जाते हैं, आप आबो हवा छोड़ कर जाते हैं। सो ये तो एक
मेरे साथ की कहानी है। मेरी माँ आज भी, जब वो 2 बार फिल्म देखने उन्होंने गई थी, फिल्म देखी? जी 2 बार देखी उन्होंने। पहली बार, और मैंने मना किया था उनको, आप मत दिखाओ। पहली बार जब सिर्फ हमको दिखाई थी कास्ट को, तो मैंने कहा था आप मत आओ, आपको परेशानी होगी। तो मुझे बोली तू मुझे क्या डराता है फिल्म से, मैंने तो असली चीज़ देखी है। तो जब सेकंड टाइम जब हमने एक प्राइवेट मतलब स्क्रीनिंग की थी प्रीमियर टाइप, तो फिर बोली कि मैं चलूँगी, मेरे साथ बैठी थी। अब इस बार उनको पता था कि फिल्म में क्या क्या होता है, तो वो उससे पहले जानबूझ के अपने आप को, शी वॉज ट्राइंग टू मेक हर सेल्फ लाफ सो दैट शी डज नॉट क्राई। और वो बिस्किट वाला सीन जो है मेरा, जो मैं रिफ्यूजी कैंप के बाहर खाता हूँ, तो उससे पहले वो थोड़ा हंसने लगी, हाँ और मेरा ध्यान बटाने लगी। तो क्या चुकरान से परवाह क्या चुका सुनते शूटिंग पे, मतलब कल कब कितने बजे जाना है। तो बेसिकली शी वॉज नॉट वॉन्टिंग टू कन्फ्रंट पेन, बट द मोमेंट दैट सीन स्टार्टेड शी स्टार्टेड क्राइंग। And how can we sort of take away that? Though there are millions of such stories. आप इन्होंने जो 4 साल 2 साल पहले या 3 साल पहले जो इन्होंने रिसर्च किया है, आप अगर उस डॉक्यूमेंट्री को जो इन्होंने जो जिसकी बोल रहे हैं सीरीज बनाएंगे, अगर आप उसको देखेंगे तो आपका कलेजा मुंह में आ जाएगा फिल्म से ज़्यादा, बिकॉज वो रियल लोग बोल रहे हैं। फिल्म में तो उसका फिल्मांकन है, मगर वो अमेरिका गए ये लोग, लंदन गए, इधर बाकी रिफ्यूजी कैंप्स में गए। तो आई एम ग्लैड दैट टुडे बिकॉज ऑफ दिस फिल्म दीज पीपल आर गेटिंग ए प्लेटफॉर्म ऑन योर शो टू टेल अप देयर स्टोरीज। So this will add to the world and they will get to know that they are real people who actually went through this tragedy. वरना ये तो अपनी ये कहानियां बताने के लिए तरस रहे होंगे, पर कोई सुनने वाला ही नहीं था। आज तो एटलीस्ट ये टेलीविजन स्टूडियो में, इंडिया टीवी में आए हैं और इनको अब एक मंच मिल रहा है और आप भी ध्यान से सुन रही हैं बिकॉज आपने पिक्चर देख ली है। तो आपको भी कहीं ना कहीं यकीन है कि जो इस पिक्चर में दिखाया गया है वो सच है। एक डायलॉग है इस फिल्म का ही कि कभी कभी सच इतना ज्यादा सच होता है कि झूठ लगने लगता है। कश्मीर का सच इतना सच है कि झूठ ही लगता है। और ये बिल्कुल सही भी है, यकीन करना मुश्किल लगता है। क्योंकि देखिए हम लोग तो आज़ाद भारत में बड़े हुए हैं। हमने ना अपनी आंखों के सामने इतना ही बर्बरता और इतनी क्रूएल्टी देखी है, ना हमने सुना है, अब एक कभी भी नहीं हमने सुना ना देखा है। लेकिन ये जो मॉडर्न टेररिज्म है, जो ये फैनेटिक रिलीजियस टेररिज्म है, उसकी जो पहली स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी है कि आतंक इतना ज़्यादा डिस्प्ले करो, मतलब आम आदमी इतना ज़्यादा आतंक देख के डर जाए कि वो खुद ही वहाँ से छोड़ के उस जगह को भाग जाए। ये जो है ये कल्पना करना मुश्किल है। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा तो उसकी विजुअल्स हमारे सामने हैं। हम जब भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देखते हैं लोगों को कूदते हुए देखते हैं उसमें से। अभी अफगानिस्तान में जो हुआ आपने देखा, प्लेन से लोग कूद रहे थे, वो विजुअल्स आपके दिमाग में छप गए, पूरे वर्ल्ड के दिमाग में छप गए। छोटा सा बच्चा एक बीच के किनारे पड़ा हुआ है, जब वो सीरियन रिफ्यूजीज का हुआ था, वो सारी दुनिया ने देखा है। लेकिन कश्मीरियों की कोई इमेज किसी ने नहीं देखी थी, कुछ भी नहीं थी। कुछ भी कैसे होती? जो भाग रहा था वो तो फोटो नहीं खींच सकता था, और जो भगा रहा था वो फोटो क्यों खींचेगा? तो उसकी कोई इमेज नहीं थी। लेकिन आज इस फिल्म के माध्यम से आप लोगों को एक इमेजरी बनी है, वो जो दर्द है वो जीवित हो गया है, और आपको एक आवाज़ मिली है, एक वॉइस मिली है। ये फिल्म सब लोग, मेरे को यहाँ बैठाल दिया गया है कि आपने बनाई है। हाँ ठीक है, टेक्निकली मैंने बनाई है, पर ये फिल्म बनने का टाइम आ गया था। क्योंकि मैं सरस्वती का उपासक हूँ इसलिए मेरे थ्रू बन गई, वो कोई और होता उसके थ्रू बन जाती। पर यह फिल्म आपके लिए बनी है, ये आपकी वॉइस है। अब इस वॉइस को आपको रुकने नहीं देना है, इस आवाज़ को सारी दुनिया में, जैसा फिल्म में डायलॉग है, यहूदी ने हमारी कहानी को भूलने नहीं दिया। इसी तरह से आपने 32 साल बहुत रोया है, अब बाकी लोगों के रोने की बारी है, प्रायश्चित की बारी है। इन यादों को दफन नहीं होने दीजिए। और मैं उसके साथ एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। डोंट मेक योर चिल्ड्रंस लाइफ कंफर्टेबल बाय नॉट टेलिंग देम द ट्रूथ। हम अपने बच्चों को अगर अपनी कहानी नहीं बताएगा तो वो भूल जाएंगे कि आपकी ये कहानी थी। अच्छा, फिल्म में एक और सर आप अपनी बात इसमें भी जोड़िएगा कि एक सीन उसमें है फिल्म के अंदर, और मतलब मैं फिल्म के इतने सीन यहाँ पर डिस्कस कर दे रही हूँ, हो सकता है लोग और इससे ज़्यादा मोटिवेट होंगे, फिल्म देखेंगे, लेकिन मेरा मन कर रहा है इसलिए मैं इसका जिक्र कर देती हूँ अनुपम जी, कि फिल्म में
दर्शन का जो किरदार है उसे सच बताया ही नहीं गया कभी। करेक्ट। यही चर्चा चलती रही कि इसे मत बताओ, पॉलिटिक्स की कोई चर्चा नहीं होगी, क्या हुआ था उसकी कोई चर्चा नहीं होगी, और उसका असर ये होता है कि वो उस झंझावात में पिसता रहता है कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है, हकीकत क्या है। बिकॉज हम लोग अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आम जिंदगी में भी। मैं ये नहीं कह रहा कि आतंक की जिंदगी में भी, आम जिंदगी में हम चाहते हैं कि हमारे घर पे ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गया, हम पति पत्नी आपस में बात करते हैं, बच्चों के नहीं सामने बताते। मगर बच्चों को आपको बताना चाहिए कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं जब विदेश जाता हूं तो वहां के फर्स्ट जनरेशन के जो इंडियंस हैं उनको कहता हूं कि आप अपने बच्चों को बताओ कि आप कहां से आए थे, कैसे यहां पहुंचे, फिर आपने कैसे तरक्की की। नहीं बताना चाहते हैं तो बच्चों को पता ही नहीं उनके माँ बाप का दर्द क्या है। इट इज नॉट ए ग्रेट थिंग दैट यू पीपल डू कि मैं अपने बच्चों को बताओ कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं भागा था, बस लेकर भागा था, एक चप्पल मेरी उतर गई थी, मैं तेरे को ऐसे पकड़ा हुआ था और मैं चढ़ा था और मैं रो रहा था, मैं सोच रहा था कि मेरा बच्चा मुझसे। ये जब तक आप नहीं बताएंगे उनको आपकी स्टोरी कैसे पता लगेगी। आप किस बात के लिए उनको प्रोटेक्ट करते हैं? आपको तो किसी ने प्रोटेक्ट नहीं किया था। Why do you want to protect your children from pain? Pain is the greatest way of learning things. ये पिक्चर जो है ये पेन के बारे में है और ये पेन ही जो है वो दुनिया को जोड़ रहा है। कभी कभी पेन जो है वो खुशी से ज्यादा जोड़ता है। आपका पेन जब कश्मीर फाइल्स में दुनिया तक पहुंचा है तो लोग उजागर हुए हैं, लोगों को लगा कि अब इनके पेन को हमें कुछ मरहम लगाने की जरूरत है। सो मेरा तो ये मानना है कि मेरे पिताजी मुझे सब कुछ बताते थे। आज मुझे मेरे सीनियर ने डांट दिया तो मैं कहता था आप क्यों डांट दिया। सवाल करूं आपसे? जी जी, एक सवाल करूं मैं आपसे? जी जी जी। जो आप ये कह रहे हैं कि हमें अपने बच्चों को बोलना चाहिए था, आप कुछ उल्टा सवाल, मतलब आप कुछ तीखा सवाल करने वाले हैं आपके अंदर। मैं सीधा सीधा पिटे नहीं कोई दाएं ना बाएं, खुद कम से ज्यादा मैंने खबर क्या छुप बनाने से जिस वक्त हालात वो हो गए 1990 के, हम भाग रहे थे, जिंदगी का कोई पता नहीं था। कहां थमेगी, क्या करेंगे। पैसा अपने पास था बैंक में मगर पैसा अपना नहीं था। प्रॉपर्टी अपनी थी, घर था, सब कुछ था मगर अपना नहीं था। मगर हम जम्मू पहुंचे, दिल्ली पहुंचे, ये पहुंचे, टेंटों में रहे। बाप टेंट के एक साइड में रहता था, बेटा बहू दूसरी साइड में रहते थे। आप उस टाइम कहते हैं हमें कि आप अपने बच्चों को बोल दो कि नहीं, उस समय नहीं। फिर कब? अब 32 साल के बाद आप कह रहे हो कि ये अब नहीं, 32 साल के बाद नहीं। फिर जब आप टेंट से, अब उनको बात पूरी कर लें। जब टेंट से आप बाहर निकले, और टेंट में भी क्या प्रॉब्लम है। मैं जब जहां रहता था 4/4, मैं अपनी कहानी इसलिए नहीं, आपको नहीं कह रहा कि आपने जो किया गलत किया, बट हमारे लिए जरूरी है कि आप अपने दर्द को अपने घर वालों के साथ या अपने बच्चों के साथ नहीं बांटेंगे तो किसके साथ बांटेंगे। बिकॉज ऐसा नहीं, ऐसा, सॉरी जी, नहीं आपकी बात कर रहा हूं। हाँ हाँ नहीं, देखिए मैं आपकी बात को मैं इस तरीके से रखती हूँ दर्शकों के सामने, क्योंकि दर्शकों तक बात पूरी जानी चाहिए। गुंगरू साहब, एक मिनट, कि ये जरूरी नहीं कि जिस वक्त घटना घटी उसी वक्त आप उसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपको अपनी जड़ों का पता होता है, ठीक आपके बच्चों को आपके स्ट्रगल का पता होना चाहिए। ये सच वो जानना चाहते हैं। और जी मैं बिल्कुल, मैं एक केस स्टडी हम, और चूंकि यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, और कैसे नामों का कंफ्यूजन, अनुपम जी, पल्लवी जी, विवेक जी, नामों का कंफ्यूजन कई बार जान बचा भी लेता है और नामों का कंफ्यूजन जान ले भी लेता है। एक ऐसी ही कहानी हमारी एक और मेहमान है हमारे बीच, उनके पास है सरला काबू भट्ट जी। सरला जी, आपके साथ 19 तारीख की ही वो घटना है जिसका जिक्र आप मुझे कर रही थी। आप दर्शकों को बताएं, हमारे मेहमानों को बताएं। तो मैं अनुपम जी और विवेक जी, पल्लवी जी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि इतने 32 साल के बाद कहीं हमारा कुछ होने वाला है, या हमारा ये दर्द पूरी विश्व को पता चल गया, विश्व को, यानी कि एक जगह पूरे विश्व को पता चल गया।
तो सबसे पहले नमस्कार आप तीनों को और इंडिया टीवी के थैंकफुल इसके लिए। हम सबसे पहले जब हम वहाँ से निकले पहली रात को हमें मेरे हस्बैंड तारीख के साथ बताइए। 10 अप्रैल की बात है। हाँ, 10 तारीख। मेरे हस्बैंड HMT में काम करते थे, तो इनका एक कुलीग था, उसने कहा इनको प्यारेलाल आप अपने बच्चों को लेके चले जाओ यहाँ से, यहाँ हालात ठीक नहीं है। तो हम घबरा से गए। तो मैं ऑफिस से घर पहुंची तो मेरी मदर इन लॉ भी वही तो कहती थी, मुश्ताक आया था, उसने इनको बोला कि आप अपने बच्चों को ले जाओ, यहाँ मत बैठो, यहाँ बहुत खतरनाक है। तो रात को उसी ने, उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी उस रात बच गई। उसी ने कहीं से टैक्सी करा के हमको दे दिया, हम अपनी फैमिली को लेके चले गए 10 तारीख को, 10 अप्रैल की बात है। फिर हम 10 दिन के बाद दोनों वापस आ गए। हमने सोचा कि हम अपना थोड़ा बहुत सामान वो ये ट्रक वक करके चले आएंगे। उस दिन हम जब 2:30 बजे 2:45 बजे हम वहाँ पहुँच गए, घर पहुंच गए। घर में हमने थोड़ी सी चाय वाय कुछ हमने बानहाल से ब्रेड वेड लेके गए थे, तो चाय बनाई पी ली। सुबह हम अपने ऑफिस चले गए, ये भी चले गए, मैं भी अपने ऑफिस चले गई। मगर जो ही मैंने अपना ऑफिस एंटर, ईद थी दूसरे दिन, ये 20 अप्रैल की बात है, दूसरे दिन ईद थी। तो मुझे जो ही मैंने अपना ऑफिस एंटर किया, क्या वो अपनी क्या बोलते हैं अटेंडेंस करने के लिए गए, अपना साइन करने के लिए, तो मुझे गेट पर कहा सरला तो आ गई, बस अब तुझे जिंदा नहीं रहना। मैं कहा चल ये जोक करते हैं, अपने हैं, कोई बात नहीं। तो इतने में कहा कि जाओ अपना पे कलेक्ट करो। मैं गई ऑफिस में, तो मुझे सब जैसे कि कोई चोरी करके होता है ना, सब घूरने लगे। बस हार्डली पौना घंटा हुआ होगा, मैं उधर से इधर से उधर करके अपने ऑफिस में ना सबको मतलब हाय हेलो करके, तो मैंने कहा मैं आज जा रही हूँ, अब मैं कल से आ जाऊँगी। जो ही मैं अपने ऑफिस से निकली, ऑफिस के हार्डली 10-20 कदम मैंने निकाले, तो मेरे चारों तरफ 2 औरतें और 3 लड़के मतलब खड़े हो गए। इनके हाथ में ऐसे छोटे पिस्टल टाइप के कुछ गन्स थे। तो मुझे कहने लगे आपको हमारे साथ अभी आना है मस्जिद में। मैंने कहा क्यों? कहा आपसे कोई थोड़ी सी बात करनी है, आप घबराओ मत कुछ। मगर मेरा तो होश ही उड़ गया। तो इतने में मेरी एक सीनियर थी, वो लद्दाखी थी तो मुस्लिम लेकिन लद्दाखी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ के कहा ये इस वक्त बाहर नहीं जा सकती है, क्या पता भगवान ने उसको कैसे मेरे ऊपर, मुझे जिंदा रहना था। तो कहा इस वक्त ये बाहर नहीं जा सकती है, आफ्टर मतलब सम टाइम ये पहले ड्यूटी अटेंड करेगी, उसके बाद ये जाएगी, मगर इस वक्त ये बाहर नहीं जा सकती। तो वो चले गए। तो इतने में मैं थर कर मैं अपने सुपरिटेंडेंट के पास गई। मैंने कहा सर ऐसे बात है, तो मैं क्या करूँ अब इस वक्त? वो सरदार थे। तो उसने कहा सरला मैं क्या करूँ? मैंने कहा कुछ भी करो, मुझे यहाँ से निकाल दो। तो फिर मगर मैं चाहे वो मुसलमान थे, लद्दाखी थे, तो मैं उनकी बहुत आभारी हूँ कि मुझे मेरी लाइफ है अपनी स्टाफ की वजह से। तो फिर वहाँ से सुपरिटेंडेंट ने फटाफट करा एयरपोर्ट करा फ़ोन, उधर इधर कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद रात को हम दोनों को, मेरे हस्बैंड को और मैंने, हमको वहाँ रखा गया। रात को बिल्कुल बाहर जाने नहीं दिया, स्टोर में रखा था। रात को हम वहाँ रहे, हमारे लिए खाना आ गया। खाना मगर हम क्या खाते हैं, हमारी तो जान ही सूख रही थी। तो सुबह 3 बजे मुझे ऑफिस का ड्राइवर और एक ब्लैंकेट ओढ़ के, मतलब मैं मेडिकल में काम कर रही थी, मैं उस टाइम नर्सिंग सुपरवाइज़र थी वहाँ। मुझे यह वो कंबल लपेटा गया, तो एम्बुलेंस में डाला गया, तो लेके गए। मगर जो ही हम खानियार, आपको तो पता ही होगा, रहनावारी के पास खानियार पहुँचे, तो मुझे ये ड्राइवर कहने लगा सरला अब उतर, बस अब बखश दे, अब उतरो आप। फिर उसके बाद हमने पीछे नहीं, हमारे पैरों में चप्पल नहीं थी, कुछ भी नहीं। हम इतने घबराहट, इतने मतलब हमें अब ये अपना मतलब ये नहीं था कि हम मर जाएंगे या हमें क्या करेंगे। हमने सोचा हमने अपने हाथों से मरना था तो एक जगह मरते। हमने बच्चे छोड़े जम्मू में, खुद भाग के आए यहाँ। हमें इसी लालच में आए कि हम अपना सामान और हमने न्यू हाउस बिल्ड किया था छानपुरा में।
हम वहाँ कुछ लकड़ी वकड़ी पड़ी थी, हमने कहा ये बेच बाच के थोड़ा सा उधर इधर करेंगे तो भाग जाएंगे, मगर हमें तो एक रात भी वहाँ निकालनी नहीं थी। वो रात मुझे जब तक जिंदा हूँ तब तक नहीं भूले। फिर हम जैसे तैसे पहुँच गए जम्मू में। दूसरे 10 दिन के बाद मेरे मामा जी का मर्डर हुआ। मर्डर ऐसा हुआ, वो ऐसा दर्दनाक मौत था, वो ऐसा दर्दनाक मौत था। जब हम बैठे हैं तो न्यूज़ में आया जिंदलाल कोल मारा गया और जगन्नाथ मारा गया। हमारे ऊपर उस टाइम मुझे लगता आकाशी ऊपर आ गया। उनको हैंग करके, पेड़ के साथ हैंग करके, पहले हैंग करा था, फिर उनके कुछ अंग काटे थे, आंखें निकाले थे, फिर उनका चश्मा आंखों पे चढ़ा के ऐसे दोनों को लटकाए थे। वो मेरे कजिन सिस्टर का हस्बैंड था और मेरे मामा जी थे दोनों, और वो 75 साल के थे उस टाइम, 75 इयर्स ओल्ड, उनके साथ ऐसा। और वो बंदा ऐसा बंदा था कि जो हर एक के काम आता था, उसको नहीं बख्श दिया। अच्छा, फिर मेरी एक कजिन और थी, मास्टर मास्टर बेन्नी, उसके बेटे का सर प्राणा चत्ता, और वो लेक्चरर थी, दोनों हस्बैंड वाइफ वो लेक्चरर थे। उनका आज तक पता नहीं है वो कहाँ गए। राणा गंजू जी की बात कर रही हैं? नहीं, प्राणा चत्ता, वो आज तक पता नहीं है वो कहाँ है। अच्छा, उसके बाद मेरे मसेरी बहन का बेटा, उनका सर मुझे तो जबान से निकलता नहीं है, उनका सर काट के हमारे आंगन में छोड़ गए। ये मैं आपको एक बात बताऊं, हमने जब शुरू किया ये रिसर्च, ये तो भूलेगा नहीं, कभी नहीं भूलेगा तो जब तक हम जिंदा। पहले दिन जब शुरू किया, उस दिन से लेकर जब तक ये ख़त्म नहीं हुआ, आप यकीन नहीं करेंगे, शुरू में पल्लवी जी, बाद में मेरा भी जुड़ गया, हमारी आंखें सूज गई थी बुरी तरह से, रोते रोते रोते। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं रोया ऐसे। और वो जो रोना था वो इसी बात, देखिए हम फिल्म मेकर्स हैं, तो क्रिएटिव लोग हैं, तो मौत, बीमारियां, ये चीज़ें देखते हैं, फिल्म करते हैं, तो थोड़ा कहीं दिल जो है वो हो जाता है कठोर। पर ये जो आंसू इतने दिन मेरे रहे, मैं अभी भी सुन रहा था तो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, कैसे मैंने रोका अपने आप को। ये एक ऐसा दर्द है जिसको मुझे लगता है अब ये आंसू बहुत बहने चाहिए, हम लोग बहने चाहिए। ये रुके हुए आंसू जो हैं, ये इससे घाव होता है, पीड़ा होती है, हीलिंग नहीं होती है। हम लोग अब ख़त्म ही, टाइम भी नहीं है, ख़त्म ही कर रहे हैं। तो मैं आखिर में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। गिरजा टिक्कू जी का नाम सब जानते हैं। गिरजा टिक्कू के परिवार के लोग ये फिल्म देखने आए थे और मुझसे मिले नहीं वो। मैंने कहा था मिल के जाना, मिले नहीं वो, ज़बरदस्ती चले गए, निकल के फिल्म ख़त्म हुई, रुके नहीं। जैसे सब अंधेरा हुआ, लाइट आई, एकदम से भाग गए। उसके 2-1 दिन बाद उनने मुझे एक मैसेज भेजा, और आज भी उनने कहीं एक वो मैसेज डाला है। उन्होंने लिखा कि पिछले 32 साल में हमारे परिवार में, काफ़ी बड़ा परिवार है उनका, कश्मीरी तो काफ़ी जुड़े होते हैं एक दूसरे से। उन्होंने कहा 32 साल में हमने अपनी बहन दीदी के बारे में कभी बात ही नहीं की, किसी ने एक दूसरे से कभी बात नहीं करी। कहते हैं एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन ये फिल्म देखने के बाद हम लोग जब घर गए तो हमने सब ने एक, वो क्या होता है, कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल किया, और हम लोग घंटों रोते रहे बिना कुछ बात किए। और अब पिछले 1-2 दिन से हम लोग बहुत खुल के दीदी के बारे में बात कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे हमारी पूरा परिवार हील हो रहा है और हम फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो मैं आप सबका बड़ा सम्मान करता हूँ, आपका आदर करता हूँ। ये फिल्म जो है, ये बनाई अनुपम जी ने, पल्लवी जी ने, मैंने ज़रूर है, पर हम मात्र एक माध्यम है। ये फिल्म बना के हमारा काम अब ख़त्म होता है। ये फिल्म आप सबको समर्पित है, आपकी आवाज़ है। मैं भारत की सारी जनता से यही अपील करूँगा कि अब ये फिल्म पूरे भारत की, पूरी इंसानियत की है। ये फिल्म अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं, जहाँ जहाँ आपके, हालांकि सेंसर ने इसे 18 साल के ऊपर का दिया है। मैं बाध्य हूँ भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन जब आपके बच्चे 18 साल के हों, उनको दिखाएं, पड़ोसियों के बच्चों को दिखाएं, पड़ोसियों के बच्चों को दिखाएं। और अगर आप मेरी बात सच में माने, आपके घर जो काम करने लोग आते हैं, उनके बच्चों को दिखाएं। अपने खुद के बच्चों से कहिए, स्कूल कॉलेज में बाकी जो कश्मीरी नहीं है उन सब बच्चों को दिखाएं। ये कहानी
भारत के लिए शर्म की बात नहीं है, पूरी इंसानियत, ह्यूमैनिटी के लिए शर्म की बात है, दुनिया के हर तबके के लिए शर्म की बात है। और अब लोगों को शर्मिंदा करना भी सही है, आंसू का बहना भी सही है, इसकी चर्चा भी होना सही है, ताकि आज के बाद भारत में कोई दूसरा कश्मीर कभी खड़ा ना हो पाए। धन्यवाद। आपने बहुत बड़ी बात कही विवेक जी, लेकिन मैं यहीं पर इनको विराम नहीं इसलिए दे सकती क्योंकि एक बात इसमें मुझे जोड़नी है और उस पॉलिटिक्स से उसका कनेक्शन है और मैं आप तीनों से ही बारी बारी से इस पर चर्चा करना चाहती हूँ। अनुपम जी देखिए, आज जी बिल्कुल ये अभी भी कुछ ट्वीट्स आ रहे हैं कि कश्मीर में इतने पंडित का पलायन हुआ, इतने पंडित मारे गए, लेकिन इतने मुसलमान भी तो मारे गए। मैंने आपको इस सवाल का जवाब शुरू में ही दे दिया था, ये नंबर्स का गेम नहीं है पहली बात, और हम बहुत बड़ी इनजस्टिस करेंगे, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं बार बार हो क्या गया है कि मीडिया सिर्फ नंबर्स में और कंट्रोवर्सी में नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं सब्जेक्ट मैटर कुछ जानता हूं, मेरी बात ध्यान रखिए, कुछ मैंने अध्ययन किया तो मेरी थोड़ी गिव मी लिटिल रिस्पेक्ट ऑन दिस। अब ये बंद कर देना चाहिए, आप इस पे बोलिए। अब हमको ये सब बंद कर देना चाहिए कि उनका क्या हुआ। देखिए, जिसके घर में मृत्यु हुई है उसको पूरा अधिकार होना चाहिए अपनी कहानी दुनिया को सुनाने का, उसको ये बोलने का किसी का हक नहीं है भाई आप क्यों रो रहे हो, उनके घर में भी तो कोई मरा था। जो अपनी अपनी कहानी सब सुनाते आए हैं, 70 साल से हमने वही कहानियां सुनी है, 10-12 फिल्में बन चुकी हैं इस विषय में, हमने टेररिस्ट क्यों बनते हैं, क्यों उनके साथ आतंक होता है, कौन मरा कौन जिया, हमने खूब सुना है। अब इस पे पूर्ण विराम, कम से कम मेरी प्रेजेंस में तो अब मैं ये डायलॉग कभी नहीं होने दूंगा। नहीं आप नहीं मैं उसके बाद चलिए मैं उस मुद्दे को छोड़ आप बताइए, तो फिर बॉलीवुड से वो सपोर्ट क्यों नहीं आ रहा है? मैं विवेक जी पर मैं अनुपम जी की राय जानना चाहती हूं। मैं जवाब दूंगा, मैं नहीं, इसका जवाब मैं दूंगा क्योंकि ये फिल्म मैंने बनाई, इसके जवाब मैं दूंगा। हमें क्या लेना देना है बॉलीवुड से? हम इंसानों की बात कर रहे हैं। वो माता जी रो रही हैं, मेरी माँ जैसी हैं, वो रो रही हैं वहां बैठ के। जब किसी के घर में आग लगती है तो क्या इस बात पे बहस होती हो कि वो नीली शर्ट वाले ने पानी क्यों नहीं डाला, पीली शर्ट वाले ने क्यों नहीं डाला? हमें क्या उन ट्वीट से लेना देना है? क्या हमें उन्हें बॉलीवुड से लेना देना है? इतनी बड़ी एक इंसानियत के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ है, आज उसकी फिल्म आई है, बेचारे हील हो रहे हैं, उसको हम इन विवादों में क्यों घुसाएं? इसने ट्वीट नहीं किया, हाँ नहीं आया भाई मेरे पिता। सेलेक्टिव क्यों सेलेक्टिव होना? उसका जवाब आप ढूंढिए, आपका कर्तव्य, मेरा उसका जवाब देना कर्तव्य नहीं है। आप जाइए गली गली में और भारत के जन जन से पूछिए इस बात को कि क्यों, हर नेता से पूछिए जो आपकी डिबेट में आता है आप सिलेक्टिव क्यों है। इसका जवाब मैं क्यों दूं? मैंने तो बता के, मैं तो सिलेक्टिव नहीं हूं, मैंने अपने लोगों के, अपने परिवार के, अपनी मां अपनी बहन की कहानी सुना दी है और मैंने उसमें कोई भेदभाव नहीं किया। अगर मैं अपनी मां की कहानी नहीं सुनाता तब आपको यह सवाल पूछने का हक था, मुझसे तो कम से कम किसी को पूछने का हक नहीं कि वो लोग क्यों नहीं बोलते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं एक मिनट माइक पहुंचा देती हूं क्योंकि दर्शकों तक आपकी बात नहीं पहुंचेगी। हम तो मैं बिल्कुल क्लोज कर रही हूं अपना शो, बस एक छोटा सा रिएक्शन। जी सर, मेरा नाम नीरा हांडू है। हम तो 3rd जनरेशन है, ग्रैंडफादर्स फादर्स सब माइग्रेट हुए, हम 19 साल के थे। जो आपने दर्शाया उस मूवी में, जैसे ट्रक का सीन, हम तो अनुपम जी को अपने फादर की तरह देखते हैं कि जैसे चश्मा, ही इज लुकिंग फॉर आर्टिकल 370 कब एब्रोगेट होगा, कब ये होगा। बिल्कुल सब ने ऐसे ही डिमेंशिया, हमारी आधी जनरेशन को तो डिमेंशिया हो गया जो हमारे फादर्स थे, बहुत एल्जाइमर से सारे ये कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। और आपने जो बात कही अनुपम जी ने कि अपने बच्चों को, माई टीनेज डॉटर, तो मैंने जबरदस्ती इसको कहा कि एक बार रिलेट करो हमारे साथ क्या हुआ है, क्योंकि दे हैव बीन ब्रॉट अप यही हुए हैं, पर पैदा यही हुए हैं। हमने इतना जरूर समझाया कि हमारे साथ क्या हुआ है। जो आपने दिखाया दे आर ट्रू स्टोरीज। आपने बीके गंजू की स्टोरी दिखाई, वो हमारे रिलेटिव है, वो हमारी ट्रू स्टोरीज है। आपने कहीं पे भी जो आप बता रहे हैं, जो मुझे करना था मैंने किया। आपने ईमानदारी, ऑनेस्टी से जो किया है, बहुत किया है। थैंक यू वेरी मच। अनुपम जी, एक आखिरी कमेंट, हमारे जितने भी दर्शक जो इस स्टूडियो के बाहर भी बैठे हुए हैं, वो आपसे एक आखिरी कमेंट चाहते हैं इस फिल्म पर, इनकी कहानियों पर। मैंने कहा था कि शुरुआत में कि अब इनके जख्मों पर मरहम लगाने का वक्त आ गया है
और वो तभी हो सकेगा कि आप ढेर सारी, और ये मैं कोई कमर्शियल रीज़न के लिए नहीं बोल रहा, हमारी फिल्म ऑलरेडी दुनिया देख रही है, मगर अपने लोगों को भेजिए अपनी कहानी सुनाने के। अब तो आपको मुंह ज़बानी बोलना भी नहीं है अपने बच्चों को, आप उनको बस बोलिए जाओ ये पिक्चर देख कर आओ, और फिर उनको गले लगाओ और उनको गले लगा के खूब रो, बिकॉज आपने बहुत दिनों तक अपने आंसुओं को रोक के रखा है घर वालों के सामने। बिकॉज मैं समझता हूँ आपके जज्बात कि वी वांट टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन, और आज के बाद और कभी कभी जब इस तरह की फिल्म बनती है, कभी जब इस तरह की फिल्म बनती है तो वो बाकी लोग क्या सोचते हैं उसकी मोहताज नहीं होती है। ये फिल्म किसी के कमेंट की मोहताज नहीं है, बस। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कहानियां कहना जरूरी है और कहानियों को सुनना जरूरी है, तभी कहानी जीवित रह पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपका, पल्लवी जी आपका। वो बच्चा कुछ बोलना चाहता है। आइए आप नीचे आ जाइए, चलिए अपनी बात कह दीजिए। जल्दी आ जाओ बेटा, मुझे पता नाल मुत्त करुण साहब ने। लीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, पल्लवी जी, एंड नमस्कार हमारा अनुपम जी। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने फिल्म हमारे सामने लाई और पूरी दुनिया को दिखाई, हमारी कहानी बताई। एज ए यूथ मैं एक चीज़ से काफ़ी रिलेट कर पाया, जो दर्शन जी का कैरेक्टर था यहाँ पे, कि वो एक डिलेमा में है कि वो किस तरफ जाए, किस सोच को अपनी सोच समझ के अपनाए। तो जैसे कि मैं खुद एक्टिंग करता हूँ, तो अनुपम जी से काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला, पल्लवी जी से। तो मैं खुद पापा से पूछता था कि ये बांड पत्थर क्या चीज़ है, जो कि कश्मीर में आप सब जानते होंगे कि बांड पत्थर होता था। जिस तरह ये बहुत अच्छे से इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह वहाँ के कल्चर का, वहाँ के आर्ट का कत्ल हुआ है, वो चीज़ मरी है। आखिर में एक सवाल ये है सर कि एक यूथ के लिए क्या मैसेज है कि वो आगे जाके किस और सोचे, किस दिशा में अपनी स्टडी को आगे बढ़ाए और इसके बारे में क्या धारणा बनाए? विवेक जी इसका जवाब दें। मैं चाहूंगा आप तीनों इसका जवाब दें। अरे जी, विवेक। सबके बिहाफ पे देता हूँ, पल्लवी जी सबके बिहाफ पे दे देंगी, क्योंकि ये यहाँ पे सबसे यंग यही है। क्या बात कर रहे हो? पल्लवी जी, मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगी, आपके सवाल का जवाब उसी में है। 2018 में हम लोग कश्मीर गए थे और वहाँ पे एक छोटी बच्ची मेरे साथ शूटिंग कर रही थी। तो बहुत प्यार से मुझसे वो बात कर रही थी, 4-5 साल की थी। मुझसे पूछा कि आप कहाँ रहती हैं, ऐसा वैसा। थोड़ी देर के बाद उसने मुझसे पूछा तो आप बम्बई में रहती हैं, तो आप वहाँ नमाज कहाँ पढ़ती हैं? तो मैंने कहा बेटा मैं नमाज नहीं पढ़ती। तो कहती है क्यों? मैंने कहा क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूँ। तो कहने लगी तो क्या हुआ, नमाज तो सबको पढ़ना चाहिए। तो आज कश्मीर में आप सोचिए ये हालत है कि उस छोटी सी बच्ची को कुछ और फेथ के भी लोग हैं, ये उसके घर वालों ने बताया नहीं है अभी तक। और एक ऐसा हमारा जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारे देश का और सबसे खूबसूरत जो पॉइंट है वो है हमारी डाइवर्सिटी। हम सब लोग आपस में इतना, वो तमिलनाडु का आदमी हो, राजस्थान का हो, उड़ीसा का हो, महाराष्ट्र का हो, हम ये कभी नहीं कहते कि ये देखो ये मराठी आ गया है या ये राजस्थानी आ गया है। हम भारतीय ही तो हैं। तो ये 370 हटने के पहले सब लोग कश्मीरी पंडित कहते थे। अभी आप लोग भारतीय हैं, हमेशा से थे, और हमें बहुत गर्व है इस बात का। तो आप जिस दिशा में आप सोचना चाहते हैं, आप जिस दिशा में जाना चाहते हैं, ये कभी मत भूलिए कि आप सबसे पहले एक भारतीय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, पल्लवी जी, विवेक जी।